Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम आप लोगों के साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, उसका एम क्या है, उसके इफेक्ट क्या हैं और शॉर्ट में एलपीजी पॉलिसी में क्या हुआ था, जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो कई जगह पर ये बोला जाता है कि ये डिलीटेड है और कई जगह बोला जाता है कि ये पढ़ना है। तो अगर आप देखेंगे तो एलपीजी पॉलिसी और डिमोनेटाइजेशन आपके इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे नॉलेज रखेंगे तो उतना ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वैसे भी ये टॉपिक्स आपकी जानकारी में ज़रूर होने चाहिए। तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियोज़ के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज़्यादा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ भी आए और आपका समय भी यूज़ हो जाए। तो चलिए फटाफट से समझते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन कोई नया कंसेप्ट नहीं है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जो भी करेंसी सर्कुलेशन में चल रही है उसे बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है जिससे कानून ने एक्सेप्ट करने के लिए ओके कर रखा है। अब क्या होता है कि जब डीमोनेटाइजेशन होता है, देखिए मोनेटाइजेशन का मतलब होता है जब आप करेंसी को लीगल टेंडर मनी बनाते हैं, ठीक है ना। कोई भी करेंसी जब गवर्नमेंट कहती है कि ये आप एक्सेप्ट करेंगे, 500 का नोट एक्सेप्टेबल है, 1000 का नोट एक्सेप्टेबल है, तो मोनेटाइजेशन है। डीमोनेटाइजेशन क्या है कि उसी लीगल टेंडर मनी का जो लीगल स्टेटस है उसे कैंसिल कर दो। यानी जब गवर्नमेंट ने ये बोला कि आज से 2000 रुपये का नोट जो है वो लीगल टेंडर मनी नहीं है, तो उसी समय ये जो मनी थी उसका जो लीगल स्टेटस था वो खत्म हो गया। यानी उसे बेशक वो आज भी 2000 रुपये का नोट बिल्कुल वैसा दिखता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट मीन्स कैंसिलिंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन, राइट। तो आपके पास रिसेंटली आपने देखा एक 2000 का नोट भी जो है हमारे पास कैंसिल हुआ है, उससे पहले भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो आपने रिसेंटली ही 2 बार डीमोनेटाइजेशन को देखा होगा। तो बेसिकली एम क्या होता है डीमोनेटाइजेशन का, कि जो लीगल टेंडर मनी है उसे खत्म करने का पर्पस क्या है। देखिए, एक रीज़न होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्लैक मनी शब्द आपने सुना होगा। तो ब्लैक मनी का क्या मतलब होता है, कई लोग इसे इलीगल मनी समझते हैं, जो कि गलत है। इलीगल मनी है कि आपने मर्डर से या फिर चोरी डकैती से कमाई है, वो इलीगल मनी है। लेकिन ब्लैक मनी ऑन द अदर हैंड क्या है, ब्लैक मनी है ऐसी मनी जिस पर आपने टैक्स नहीं दिया, टैक्स की चोरी करी, उसे हम बोलते हैं ब्लैक मनी। तो बहुत लोग इसे कंफ्यूज होते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके पास मनी ब्लॉक कर लेते हैं, यानी मनी सप्लाई मार्केट में ना उतार कर अपने पास भर लेते हैं। भाई कहाँ कहाँ भर लेते हैं, आपने बहुत बार मूवीज़ में भी देखा होगा कि भाई घर खोद दिया, पूरे घर की दीवारों में से, बाथरूम में से, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे निकल रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट ब्लैक मनी, यानी आपने मनी को अपने पास स्टॉक कर लिया। तो एक तो वो चीज़ है, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं उस करेंसी की नकल बनाना शुरू कर देते हैं, उसे बोलते हैं काउंटर फिटिंग। तो जब एक करेंसी कैंसिल हो जाएगी तो जो उसकी नकली करेंसी बनाते हैं उन लोगों के लिए एक धक्का पड़ जाएगा कि भाई अब ये दोबारा से करेंसी चेंज हो गई, तो हमें दोबारा से सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कैसे है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि करप्शन को रोका जाए, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, मतलब लोग जो इकट्ठा कर लेते हैं बिना टैक्स दिया हुआ पैसा, उस पर रोक लगाई जाए। और काउंटर फिटिंग का मतलब होता है नकली करेंसी, तो उस नकली करेंसी पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। तो ये एम होता है डीमोनेटाइजेशन का। और भी कई रीज़न होते हैं कि टैक्स के पर्पस जो है टैक्स गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो, और जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनमें कहीं डर फैले और वो टैक्स की चोरी करना बंद करें। तो ये सारे फीचर्स के अंदर आ जाएंगे, आप देखिएगा। तो सबसे पहला लिखा है इट लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल सेक्टर। अब क्या हुआ, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों के पास जो भी इकट्ठा पैसा था, जो उन्होंने सर्कुलर फ्लो से स्टॉक कर रखा था, जो अपने पास सेव कर रखा था, जो खर्च नहीं कर रहे थे, वो सारा का सारा बैंकों में वापस आ गया, है ना। तो बैंकों का डिपॉजिट बढ़ गया, जिससे इंटरेस्ट रेट जो थे वो गिर गए थे, क्योंकि बैंकों के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया था। तो एक जो इसमें ड्रॉबैक था ये कि बैंकों का जो लोन का रेट था, लोन बहुत सस्ता कर दिया था कि बैंकों ने आप हमारे से पैसा लीजिए। दूसरा, इसका पर्पस था कि कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट हो। मतलब अब आपको पता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ही करते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके पास कैश होता है। ज़्यादातर मुझे तो यही देखने को मिलता है कि बहुत कम लोगों के पास कैश होता है। तो कैशलेस इकोनॉमी बनाना। दूसरा, टैक्स कंप्लायंस फॉलो करवाना, यानी लोग टैक्स को टाइमली पे करें, टैक्स की चोरी ना करें, और जो पैसा उन्होंने अपने पास ब्लैक मनी के तौर पर रखा हुआ है वो बिल्कुल सामने आ जाए और उस पर से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले सके। तो बेसिकली टैक्स को फॉलो करा जाए और टैक्स सही से एडमिन हो पाए, उसका मेन पर्पस जो है डीमोनेटाइजेशन का आपके पास यही आता है। अब हमें देखना है कि डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट क्या हुए हमारी जो है इकॉनमी पर।
तो देखिए सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट रेट की बात हमने करी, क्योंकि बैंकों के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। तो अब बैंक ने मार्केट में पैसा इकट्ठा हो गया, लोगों के पास कुछ है नहीं और लोग लोन लेने को तैयार नहीं थे इतनी आसानी से, है ना। और सबसे बड़ी बात है बैंकों के पास भी नई करेंसी देने के लिए कुछ था नहीं, तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी गिर गया था। लोगों की जो प्राइवेट वेल्थ थी, जो उनके पास इकट्ठा एक्यूमुलेशन था, वो डिक्रीज हो गया। डिजिटाइजेशन, दैट मीन्स जो कैशलेस इकोनॉमी थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थी, वो बहुत बढ़ गई थी। रियल एस्टेट के जो प्राइसेस थे वो भी डिमोनेटाइजेशन से गिर जाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट का पेमेंट करने के लिए भी आपको कैश चाहिए, राइट। टैक्स कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट का बढ़ जाता है, यही पर्पस होता है बेसिकली जो है डिमोनेटाइजेशन का। तो डिमोनेटाइजेशन क्या है, बेसिकली जो भी लीगल टेंडर मनी आपकी इकोनॉमी में चल रही है उसको समय समय पर कैंसिल करते रहना, ताकि जो लोग उसको एक्यूमुलेट करके रखते हैं बिना टैक्स दिए, टैक्स की चोरी कर उन्हें पकड़ा जा सके। उसके बाद हमारी आती है गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आपकी इकॉनमी ना 1991 से पहले इतने बुरे हालात हो गए थे कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व था ना वो 1 वीक के लिए बचा था। और फॉरेन रिजर्व नहीं होगा, आप पेट्रोल डीजल कहाँ से खरीदोगे? अगर पेट्रोल डीजल नहीं खरीद पाओगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर रुक जाएगा। तो बहुत बुरे हालात एक टाइम पर हमारे देश के हो गए थे। तो उसे रिवाइव किया था उस टाइम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे 1991 के अंदर। उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो करी, एलपीजी पॉलिसी। एक्चुअली में ये हुआ था कि वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया, आईएमएफ ने हमें लोन दिया, बट सर्टन कंडीशंस के साथ कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन अप होना पड़ेगा। क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए तो हम लोग काफ़ी क्लोज इकोनॉमी हो गए, यानी हमने बाहर के देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। क्योंकि असलियत में अंग्रेज भी क्या कहकर आए थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस बनकर ही तो आए थे, और बिजनेस को धीरे धीरे उन्होंने इतना फैलाया कि वो हमारे देश पर कब्जा कर गए। तो हमारा देश काफ़ी डर गया और हम लोग काफ़ी क्लोज इकोनॉमी बन गए, लेकिन उसका भुगतान हमको भुगतना पड़ा। तो 1990 के बाद 1991 में ही हम लोग अपने आप को डिफरेंट फिनोमिना में लेकर गए और हमने अपनी इकोनॉमी को सारे कंट्रीज़ के लिए ओपन अप कर दिया। और क्योंकि अब हम ग्लोब का हिस्सा थे, पहले हम अलग थलग पड़े हुए थे। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लोब है और हम अलग थलग पड़े, हम किसी से कोई व्यापार नहीं कर रहे, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। और जब हमने ये रिफॉर्म्स अपनाए तो हम ग्लोब का एक हिस्सा हो गए, यानी हम उस विलेज का एक पार्ट हो गए। दैट इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए हमें 2 चीज़ें अपनानी पड़ी, दैट इज लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। नाउ लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया, जो काफ़ी लाइसेंस सिस्टम था हमारी कंट्री के अंदर, काफ़ी टैक्सेस थे, कोटा रिस्ट्रिक्शंस थी। कोटा का मतलब होता है इतनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट होगा, इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट होगा, ये सब चीज़ें क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बेसिकली। तो लाइसेंस काफ़ी रिमूव कर दिए इंडस्ट्रीज़ के, जिससे हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ खोलने वाले लोग थे उनके लिए इंडस्ट्रीज़ खोलना आसान हो गया। बाहर से जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी उनके लिए भी ईजी हो गया। कोटा रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया, यानी बिजनेस पर जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस थी, इंपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में काफ़ी हद तक कमी कर दी। तो काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया आपने प्रोसेस, ताकि इंडस्ट्रीज़ आपके देश में जो चाहते हैं वो लोग भी खोल सकें और बाहर से जो आना चाहते हैं वो भी अपने बिजनेस को ओपन अप कर सकें। फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें करा गया था, दैट इज पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। यानी बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरी तरीके से गवर्नमेंटल थी, मतलब आप लगा लीजिए 300+ ऑर्गेनाइजेशन थी जो गवर्नमेंटल थी। तो गवर्नमेंट ने उन्हें क्या करा, जो लॉस मेकिंग थी उन्हें तो पूरे तरीके से सेल कर दिया, और कुछ में क्या करा 51% स्टेक जो है अपने पास रखकर, 51% राइट अपने पास रखकर बाकी का जो है प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। ठीक है, तो दैट इज व्हाट प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का रोल जो था, जो कम था 1991 से पहले, उसे आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे कॉम्पिटिशन पैदा हो गया, राइट। और जब आपने और जब आपने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन फॉलो किया तो बाहर की कंपनीज भी आपके देश में आने लगी, यानी फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ गया, फॉरेन सेक्टर को भी आपने इंपॉर्टेंस दी, और यही आपके ग्लोबलाइजेशन का कारण बना। यानी अब आप एक पार्ट थे ग्लोब का। तो जो बिजनेस स्टडीज़ का ये चैप्टर है, इसमें इस पॉलिसी के बारे में इतनी ही नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। बाकी अगर आप करेंगे, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आपके पास इंडियन इको के अंदर पूरा चैप्टर है, 3rd चैप्टर, जिसमें ब्रॉडली आप इस पॉलिसी को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इन्हें शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग युवा क्लासेस।